डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ लेवल अकाउंटिंग में हम डिस्कस कर रहे थे कैश बुक को, और हमने इसका एक मुख्तसर सा सवाल देखा था और उसमें सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम एक सवाल को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इन अ सेंस कि आपको इसमें बेसिकली पता चलेगा कि डबल या ट्रिपल कॉलम यानी 3 कॉलम कैश बुक किस तरह से वर्क करती है। तो आपके नोट्स के मुताबिक है ये क्वेश्चन नंबर 2। और इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है राइट अप द 2 कॉलम कैश बुक ऑफ एम, पता नहीं क्या भयानक सा नाम लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स एंड बैलेंस इट ऑफ एट द एंड ऑफ द मंथ। जो भी मंथ है, जून का महीना, ये जब जून एंड हो रहा है तो आपको इसके एंड पर जो है वो इसका बैलेंस भी करना है। अच्छा, आपके सवाल में यहाँ पर एयर लिखा हुआ था, वो एयर मैं लिखना भूल गया हूँ। एयर है 2011, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है भाई, तो एक मिनट दीजिएगा बस मुझे। 2011 इधर भी और इधर भी, ठीक है। ओके। अब इसके बाद जो ट्रांजैक्शंस हैं उसे हमें रिकॉर्ड करना है 2 कॉलम कैश बुक। तो 2 कॉलम कैश बुक ये मैंने दो बनाए हैं, कैश और बैंक। कैसे पता चलेगा? ये यहाँ पर आगे जब जाएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें 2 कॉलम कैश बुक बनानी है, उसको बैलेंस भी करना है जैसे हमने पिछली क्लास में किया था। June 1st started business with capital in cash $2000 एंड बैंक $5000। यानी मालिक ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए मालिक ने कारोबार में कैश लगाया है $2000 का, यानी ऑफिस में इन्वेस्ट किया है $2000, और इसके अलावा बैंक में अलग से पैसे उसने डिपॉजिट करवाए हैं $5000। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफिस में पैसे जमा करवाए और उसी से निकाल के बैंक में जमा करवाए। नो, ऑफिस में अलग अमाउंट डिपॉजिट करवाया, तो यानी जमा किया आपने $2000, और इसके अलावा 2000 के अलावा $5000 मालिक ने बैंक में भी डिपॉजिट करवाया है। ठीक है, तो हमसे इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कहा जाता है। पहले मैं बिज़नेस का नाम चेंज कर लूँ। नाम है MHAFFEJE। सही है जी। ओके, अब मैं इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये एनालाइज करना है। देखिए, कुछ चीज़ें समझिएगा। सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना है कि इस ट्रांजेक्शन में क्या कैश इन्वॉल्व है या नहीं है। नंबर 1, जी बिल्कुल है, पैसा। अब ये एनालाइज करना है कि इस ट्रांजेक्शन में पैसा आ रहा है या जा रहा है, यानी रिसीव हो रहा है या पे हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, ऑफिस में भी आ रहा है और बैंक में भी आ रहा है। पैसा अगर आ रहा है तो हमें डेबिट साइड यानी रिसिट साइड पर, यानी इस साइड पर हमें इसे रिकॉर्ड कर देना है। ठीक, तो इस साइड पर पहले मैं डेट डाल देता हूँ। डेट क्या बताई गई है हमें? June 1st। तो यहाँ पर डेट डाल देता हूँ मैं, June 1st। अब ये डिसाइड करना है कि आपने ये तो डिसाइड कर लिया पैसा आ रहा है, अब ये डिसाइड करना है कि पैसा हमारे ऑफिस में आ रहा है या पैसा हमारे बैंक में आ रहा है। तो देखिए, ऑफिस में भी आ रहा है और बैंक में भी आ रहा है। ऑफिस में कैश जमा करवाया $2000 और बैंक में जमा करवाया $5000। तो मैं ऑफिस के कॉलम में भी लिखूँगा $2000 और बैंक के कॉलम में भी लिखूँगा $5000। और सवाल में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है भाई कैपिटल, यानी ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है। मालिक की इन्वेस्टमेंट के लिए आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कैपिटल का। ठीक है भाई। हाय अल्लाह, थक गया बोल बोल के, अभी तो बोलना शुरू किया है। बहरहाल, जनवरी कह रहा हूँ, June 3 कैश परचेजेस $1200। कैश परचेजेस से मुराद यहाँ पर क्या है? हमने कैश परचेज किया है? नहीं भाई, कैश कैसे ख़रीद सकते हैं? बिल्कुल ख़रीद सकते हैं भाई। ये पाकिस्तान में एक सिस्टम है बड़ा प्यारा सा। क्या सिस्टम है कि जब ये ईद के दिन आते हैं तो नए नोट चाहिए होते हैं। सही है? वो नए नोट बैंक्स में अगर ख़त्म हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? तो फिर होता ये है कि जो कुछ बड़े डीलर्स होते हैं जो कैश में डील करते हैं, वो इन नोटों को बैंक से उठाकर अपने पास पहले से जमा करके रख लेते हैं। तो जब ईद के दिन करीब आते हैं तो वो इन नोट को बेचते हैं, यानी कैश को बेचते हैं। यानी अगर आपको 10,000 कैश चाहिए नए नोट, तो वो आपको 10,000 के नए नोट देंगे और आप बदले में आपसे चार्ज करेंगे 12,000, 13,000, जो भी जितने में भी बात हो जाए। तो कैश भी बिकता है भाई। बहरहाल, यहाँ पर कैश ना बिक रहा है ना सेल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। बल्कि यहाँ पर कैश परचेजेस से मुराद ये कि हमने कैश पर गुड्स यानी मर्चेंडाइज परचेज किए। जब आप लफ्ज़ सुने कैश परचेज, कैश सेल या क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, इट मीन्स के आप गुड्स की बात कर रहे हैं, यानी मर्चेंडाइज की बात कर रहे हैं। तो मर्चेंडाइज हमने कैश पे परचेज किए $1200 की।
अब अगर हम कैश पर मर्चेंडाइज ख़रीदते हैं तो इट मीन्स के हमारे कारोबार से पैसा जाएगा। ख़रीदेंगे तो जिससे ख़रीदेंगे हम उसे पैसा पे करेंगे, पैसा पे करेंगे तो हमारे कारोबार से ही पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो हमें कहाँ लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए सर पेमेंट साइड पर, यानी क्रेडिट साइड पर। ये आ गए हम क्रेडिट साइड पर। तो डेट क्या है, डेट है जून 3 की डेट डाल देते हैं, जून 3। अब ये डिसाइड कीजिए कि पैसा मेरे ऑफिस से जाएगा या मेरे बैंक से जाएगा। तो कैश परचेज, कैश का मतलब मेरे ऑफिस से पैसा जाएगा $1200, तो $1200 कैश के कॉलम में लिख दीजिए। अच्छा, आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे जब वो कहे ना ऑफिस, तो ऑफिस का मतलब है यहाँ पर कैश, सही है। तो ये जो कैश का कॉलम है, इट मीन्स कि ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा ऑफिस है छोटा सा, और ये मेरा बैंक अकाउंट है। ये मेरा ऑफिस है और ये मेरा बैंक अकाउंट है, ठीक। तो मैंने पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, मैंने दूसरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी। तीसरी ट्रांजैक्शन पर आते हैं। अरे अल्लाह, जून 4 रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम एस हसन $4100। अब मैंने अपने किसी कस्टमर से चेक रिसीव किया, रिसीव करके उसे बैंक में जमा करवाया। इट मीन सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि क्या हमारे पास पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। तो इसका जवाब है सर, हमने चेक रिसीव किया है। रिसीव किया तो इट मीन्स के कस्टमर ने हमें पैसा दिया है, हमारे पास पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो कहाँ लिखना चाहिए मुझे इसे, रिसिट साइड यानी डेबिट साइड पर लिखना चाहिए। डेबिट साइड पर आ गए, डेट डाल देते हैं। डेट क्या है, जून 4। अच्छा, अब ये डिसाइड करना है कि पैसा कहाँ आ रहा है। चेक रिसीव किया, इट मीन्स के चेक का पैसा जब वो मेरे बैंक में आएगा, तो बैंक में आ रहे हैं मेरे $4100। तो बैंक के कॉलम में लिखता हूँ $4100। और क्यों रिसीव किया है, क्योंकि मैंने अपने कस्टमर से पैसा रिसीव किया। कस्टमर से पैसा रिसीव करने का मतलब ये होता है कि शायद उस कस्टमर के ऊपर कोई उधार था, तो उस उधार के पैसे मैंने उससे रिसीव किए। इसका मतलब ये है कि मुझे अपने कस्टमर से उधार लेना था। उधार लेने के लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ यूँ लिख सकता हूँ, ट्रेड रिसीवेबल, उधार लेना था। और आगे लिख देता हूँ एस हसन, ये जगह थोड़ी कम हो जाएगी भाई, एस हसन, ठीक। बहरहाल आप समझ जाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल एस हसन, ठीक है। $4100। मैं ज़रा हाईलाइट कर दूँ यार, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने इनको लिख लिया है। जून 7, चले भाई अब आपकी बारी है। ट्रांजेक्शन सुनेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और ख़ुद बनाने की कोशिश करेंगे। जून 7 में लिखा हुआ है बॉट इक्विपमेंट यूजिंग चेक $1300। आपने इक्विपमेंट परचेज़ किया है, ठीक है। जब आप इक्विपमेंट परचेज़ करेंगे तो आपके कारोबार से पैसा जाएगा, यानी जिससे ख़रीदेंगे आप उसे पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे तो आपके कारोबार से पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो कहाँ लिखेंगे, पेमेंट साइड पर, यानी क्रेडिट साइड पर। मैं आ गया क्रेडिट साइड पर। डेट है जून 7, और सवाल में लिखा है कि हमने चेक दिया है। चेक देंगे तो मेरे बैंक से पैसा जाएगा $1300। तो बैंक के कॉलम में लिख देता हूँ $1300। ओह माय गॉड, मैंने तो यहाँ लिखा ही नहीं। ये जो $1200 थे, ये $1200 किस चीज़ के थे, परचेजेस के। तो यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था परचेजेस। मैं इतना धुत था कि मैं लिखना भूल गया, परचेजेस, सॉरी। और $1300 जो अभी मैंने दिए हैं वो किस चीज़ के लिए, वो इक्विपमेंट के लिए। तो मैंने इक्विपमेंट बाय किया है, तो यहाँ पर मैं अकाउंट यूज़ करूँगा इक्विपमेंट, यानी इक्विपमेंट के अगेंस्ट मैंने ये अमाउंट पे किया, ठीक। अच्छा भाई, ये ट्रांजेक्शन भी मैंने रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद है जून 9, विड्रू 800 फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़। ये हमने डिस्कस की थी भाई, ये याद होनी चाहिए। मैंने बैंक से $800 निकाले फॉर बिजनेस यूज़। बिजनेस यूज़ का मतलब है कि मैं बैंक से पैसा निकाल कर अपने बिजनेस में लेकर आया हूँ। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो पैसा मैंने बिज़नेस में यूज़ कर लिया। अभी बिज़नेस यूज़ के लिए मैं सिर्फ पैसा लेकर आया हूँ। तो इस ट्रांज़ैक्शन को हम कहाँ लिखेंगे, चले पहले आ जाता हूँ मैं यहाँ पर रिसिट साइड पर, यानी डेबिट साइड पर। तो यहाँ डेट डालता हूँ पहले मैं, जून क्या है 9। ये डेबिट साइड है, यानी रिसिट साइड है, पैसा आ रहा है। सोचिए कि पैसा मेरे ऑफिस में आ रहा है या पैसा मेरे बैंक में आ रहा है। जब आप सोचेंगे तो आपको एहसास होगा कि सर बैंक से तो हमने पैसा निकाला है, निकाल कर वो पैसा हम अपने ऑफिस में यानी बिजनेस में लेकर आए, यानी मेरे ऑफिस में पैसा आ रहा है। ऑफिस के लिए कौन सा कॉलम है, कैश का कॉलम है। तो मेरे ऑफिस में $800 आ रहे हैं, तो मैंने अपने कैश के कॉलम में लिखा $800, ठीक है। अच्छा भाई, मेरे ऑफिस में $800 आए, कहाँ से आए, मेरे बैंक अकाउंट से। तो मैं यहाँ
डिटेल्स में लिखूंगा कि मेरे ऑफिस में जो $800 आए हैं वो बैंक से आए। अच्छा, अब आता हूँ मैं इसी को लेकर पेमेंट साइड पर। क्यों भाई, वजह बताता हूँ आपको। जनवरी जून 9 की डेट डाली, पेमेंट यानी क्रेडिट साइड, मेरे कहीं ना कहीं से पैसा जा भी रहा है, बिल्कुल जा रहा है। कहाँ से पैसा जा रहा है? सर आपके बैंक से पैसा जा रहा है, क्योंकि आपने बैंक से पैसा निकाला है। इट मीन्स कि मेरे बैंक से पैसा कम हो रहा है। तो पैसा अगर कम हो रहा है यानी क्रेडिट हो रहा है, तो उसे क्रेडिट साइड पर लिखना चाहिए यानी पेमेंट साइड पर। तो इसीलिए मैं पेमेंट साइड पर भी आया हूँ। अब यहाँ पर जब मैं लिखूँगा तो पेमेंट साइड यानी पैसा जा रहा है। कहाँ से पैसा जा रहा है? पैसा मैंने बैंक से निकाला है, तो मेरे बैंक से $800 जा रहा है। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? ये मेरे ऑफिस में जा रहे हैं, और ऑफिस के पैसों के लिए हम क्या लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं? कैश का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। यानी हम ये कह रहे हैं कि ये डेबिट साइड है, रिसिट साइड है। पैसा आया है, कहाँ आया है? मेरे ऑफिस में यानी कैश में आया है। और ये पेमेंट साइड है यानी पैसा जा रहा है, मेरे बैंक से पैसा जा रहा है। बिल्कुल सही है, मेरे बैंक से पैसा गया और मेरे ऑफिस में पैसा आया। अच्छा, थोड़ा मैं इसको एडिट कर लूँ। यहाँ का टोटल तो सही आ रहा है, यहाँ का टोटल गलत आ रहा है भाई। चलो भाई, अब सही है कहानी। ओके भाई, ये हो गई जून 9 की ट्रांजैक्शन। अब आते हैं जून 10। कैश सेल्स, कैश पर हमने सेल्स की है $3,300 की। सोचेंगे अगर हम कैश पर सेल करते हैं, जिसको भी हम सामान बेचेंगे, वो बदले में हमें पैसा देगा। पैसा जब देगा तो हमारे कारोबार में पैसा आएगा। पैसा आएगा तो डेबिट साइड यानी रिसिट साइड पर रिकॉर्ड करना चाहिए। डेट क्या है इसकी? जून 10। जून 10, ठीक है। अच्छा, ये जो एंट्री थी जून 9 वाली, ये कौन सी एंट्री कहलाती है? ये कहलाती है भाई कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? जिसे आप अपनी कैश बुक की दोनों साइड्स पर रिकॉर्ड करते हैं, सेम डेट पर सेम अमाउंट के साथ। सॉरी, अरे अल्लाह, खांसी हो गई। जनवरी 10 में लिखा हुआ है कैश पर सेल की है $3,300 की। जब सेल कर रहे हैं तो मेरे पास पैसा आ रहा है, पैसा आएगा तो रिसिट यानी डेबिट साइड पर लिखूंगा। और लिखा हुआ है कैश पे सेल की है, तो कैश के कॉलम में लिखूंगा $3,300। अब यहाँ रीज़न लिखूंगा कि भाई पैसा आया तो क्यों आया? क्योंकि हमने सेल की है। तो जब सेल की है तो यहाँ पर सेल करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम सेल्स का। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। उफ अल्लाह, जून 13 में लिखा हुआ है जी वाइट, ये कोई है पता नहीं, गोरे वाइट, लेंट अस $5,000 यानी उन्होंने हमें उधार दिया है, लोन लिया है हमने उनसे। ठीक है भाई, $5,000 का लोन लिया है। पेड बाय चेक, और उन्होंने जो हमें लोन दिया है वो चेक के ज़रिए दिया है। मतलब उन्होंने हमें कैश नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि भाई ये चेक ले लो और जाके अपने बैंक में पैसा जमा करवा लो, कैश नहीं दे सकता मैं। मैंने बोला ठीक है भाई, लाओ दे दो। पैसा आ रहा है, किसको बुरा लगता है? तो 13 जून को हमने मिस्टर जी वाइट से पैसा लिया है। उन्होंने हमें लेंट यानी उधार दिया है। ठीक है, तो हम जब उनसे उधार ले रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है। पैसा आएगा तो कहाँ लिखना है? रिसिट साइड पर, डेबिट साइड पर। तो डेट है जून 13। और चेक दिया उन्होंने, इसका मतलब ये है कि पैसा हमारे बैंक में आ रहा है। कितना आ रहा है? $5,000। और अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा? अब मैं यहाँ लिखूँगा कि हमने जी वाइट से लोन लिया है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कुछ यूँ, जी वाइट लोन। ठीक है, हमने जी वाइट से लोन लिया है। ठीक है, सिर्फ जी वाइट का नाम भी लिख दें तो भी जाहिर हो जाएगा। ठीक, तो ये जून 13 की ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। ओके, अब आते हैं जून 17। वी पेड एम ईसा बाय चेक $2,700। कोई एम ईसा हैं, हमने उन्हें, वी का मतलब हमने उन्हें पे किए हैं $2,700 बाय चेक। चेक के ज़रिए हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा, हम पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे कारोबार से पैसा जा रहा है। ठीक है, पैसा जा रहा है यानी पैसा कम हो रहा है, तो इसे पेमेंट यानी क्रेडिट साइड पर हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। तो पेमेंट साइड पर आ गए, डेट है जून 17 की डेट डाल दीजिए। और सवाल में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि हमने चेक दिया है। चेक देंगे तो हमारे बैंक से पैसा जाएगा कितने? $2,700। तो $2,700 मैंने यहाँ लिख दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम पैसे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमने कभी उनसे उधार पर कुछ लिया होगा, तो हमें उन्हें पैसा देना होगा, तो हम उन्हें पैसे दे रहे हैं। तो उधार देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रेड पेबल। ठीक, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एम ईसा। आप सिर्फ एम ईसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ट्रेड पेबल यानी एम ईसा को इसकी पेमेंट कर दी है $2,700 की। तो ये जून 17 वाली ट्रांजेक्शन भी हो गई। जून 23, ये पहले भी आई थी पिछले सवाल में।
बॉट मशीनरी बाय चेक $3,600, हमने मशीनरी ख़रीदी है चेक के ज़रिए। जब मशीनरी ख़रीदेंगे तो आप दुकानदार को पेमेंट करेंगे, पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं तो पैसा आपके कारोबार से जा रहा है, पैसा जा रहा है तो आपको इसे लिखना चाहिए पेमेंट यानी क्रेडिट साइड पर। लिख लेते हैं जून 23। और चेक दिया है आपने तो आपके बैंक से पैसा जा रहा है $3,600, तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे $3,600। और किस लिए? क्योंकि आपने मशीनरी खरीदी है, तो डिटेल से कॉलम में लिखेंगे कि हमने मशीनरी खरीदी है। तो ये ट्रांजैक्शन भी हो गई। अगली ट्रांजैक्शन भी आसान है, बहुत आसान। पेड सैलरीज इन कैश $1,900, हमने सैलरीज पे की है, फिर से पे कर रहे हैं तो अगेन हमारे कारोबार से पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो मुझे वो लिखना चाहिए क्रेडिट यानी पेमेंट साइड पर। क्या डेट है भाई? जून 27, तो डेट डालता हूँ जून 27। और सवाल में लिखा हुआ है कैश पे किया, तो कैश के कॉलम में लिखेंगे $1,900। और किस चीज़ के लिए पे किया आपने? सैलरीज के लिए, तो सैलरीज लिख दी मैंने यहाँ पर। अच्छा भाई, लिखा हुआ है took cash 1800 from the till and deposited it in the business bank account। हाय अल्लाह, चलो भाई, क्या मतलब है इसका? आपने लिखा हुआ है टुक कैश 1800 फ्रॉम द टिल। टिल का मतलब है कि आपकी जो मशीन होती है वहाँ से, जो कैश की मशीन होती है, आपने वहाँ से $1,800 जो है वो कैश निकाला एंड डिपॉजिटेड इट इन द बिजनेस बैंक अकाउंट, और वो कैश निकाल कर आपने अपने बैंक अकाउंट में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। यानी इन शॉर्ट आपने अपने ऑफिस से $1,800 निकाले और निकाल कर वो आपने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए। मैं एक लाइन का पहले यहाँ इजाफा कर लूँ, ठीक है? तो वो आपने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। अब आइए इसे रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करूँ? जहाँ दिल करे रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे यहाँ रिसिट साइड पर यानी डेबिट साइड पर, जून 28। अच्छा, ये है रिसिट साइड यानी डेबिट साइड, यानी पैसा आया है। सोचिएगा पैसा अगर आया है तो कहाँ आया है? सोचेंगे आपको बात समझ आ जाएगी। जी सर पैसा आया तो है, कहाँ आया है? मेरे बैंक अकाउंट में। तो बैंक के कॉलम में मैं लिख देता हूँ $1,800 के मेरे बैंक अकाउंट में आए हैं $1,800। सवाल ये पैदा होता है कहाँ से आए? सर ये हमारे ऑफिस से आए। तो ऑफिस के लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? कैश का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अब आ जाइए पेमेंट साइड पर भी। पेमेंट साइड पर क्यों आ रहे हैं सर आप? बताता हूँ, अभी बताता हूँ। पेमेंट साइड का मतलब है, यानी क्रेडिट साइड का मतलब है कि मेरे कारोबार से पैसा गया। क्या मेरे कारोबार से पैसा गया भी है? तो इसका जवाब है जी हाँ। आपने अपने ऑफिस से $1,800 निकाल कर बैंक में जमा करवाएं। कहाँ से निकाले भाई? आपने ऑफिस से निकाले। तो आपके ऑफिस से पैसा जा भी रहा है, बैंक में तो आ रहा है लेकिन ऑफिस से पैसा जा रहा है। तो ऑफिस के लिए कॉलम है कैश का और ये जाने वाली साइड है। तो यहाँ पर पेमेंट साइड पर यानी क्रेडिट साइड पर आप बैंक के कॉलम में लिखेंगे $1,800। और यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि अगर मेरे ऑफिस से पैसा गया तो कहाँ गया? जनाब वो बैंक चला गया, तो यहाँ पर लफ्ज़ लिखेंगे बैंक। ये भी कौन सी एंट्री कहलाएगी? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? जिसे आप सेम डेट पर दोनों साइड्स पर रिकॉर्ड करें सेम अमाउंट के साथ। अच्छा, कहीं ऐसा ना समझें कि सेम लाइन में भी रिकॉर्ड होना चाहिए, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऊपर नीचे लाइन्स हो सकती हैं। सही है जनाब? तो ये हमने 28 वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी। आखिरी ट्रांजेक्शन आसान सी है, बॉट स्टेशनरी बाय चेक $1,500। आपने स्टेशनरी खरीदी है। जब आप स्टेशनरी खरीदेंगे तो दुकानदार को आपको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देंगे। जब पैसे देंगे तो आपके कारोबार से पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो कहाँ लिखना चाहिए? पेमेंट साइड पर, ठीक है? जून 29 पेमेंट साइड पर आ गए और चेक दिया है तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे $1,500 और यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे स्टेशनरी, क्योंकि हमने स्टेशनरी बाय की। सही है जनाब? जी जनाब सही है। अच्छा, अब क्या है? कंप्लीट हो गई ट्रांजैक्शन? हाँ जी, आखिरी ट्रांजैक्शन थी, ये भी कंप्लीट हो गई। तो जो कुछ भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन मौजूद थी सब हमने इसके अंदर पोस्ट कर दिए। अब थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं भाई। जब मैं कैश के कॉलम का टोटल करता हूँ तो ये बनता है 6,100। बैंक के कॉलम का रिसीट साइड का टोटल करता हूँ तो ये बनता है 15,900। कैश का पेमेंट का टोटल करता हूँ तो बनता है 4,900 और बैंक का टोटल करता हूँ पेमेंट का तो बनता है 9,900। यानी मेरे ऑफिस में आए हैं $6,100। सिर्फ कैश की बात करता हूँ मैं अभी, सही ऑफिस की बात करता हूँ। मेरे ऑफिस में आए हैं $6,100 और मेरे ऑफिस से गए हैं $4,900। तो आए हैं $6,100 और गए हैं $4,900। इसका मतलब मेरे ऑफिस में कुछ पैसा बचा होगा। कैसे मालूम करूं? कि जितना पैसा आया उसमें से जितना पैसा गया वो माइनस कर दीजिए, यानी $1,200 मेरे ऑफिस में बचे हैं।
ठीक है। इसी तरीके से मेरे बैंक में आए हैं $15,900, ठीक है भाई, और मेरे बैंक से गए हैं $9,900, ठीक है भाई। तो जो पैसा आया उसमें से जो पैसा गया उसे माइनस कर दीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे बैंक में बचे हैं $6,000, यानी मेरे ऑफिस में बचे हैं $1,200 और मेरे बैंक में बचे हैं $6,000। ये किसी ऐसी जगह पर लिखे जिसे लिखने से ये मेरी जो दोनों साइड्स हैं वो बिल्कुल बराबर शो होने लगे। तो जहाँ पैसे कम पड़ रहे हैं वहाँ पर लिख दीजिए। मेरे कैश और बैंक का जो डिफरेंस आ रहा है वो दोनों ही पैसे जो कम पड़ रहे हैं वह कहाँ कम पड़ रहे हैं, पेमेंट साइड पर। तो पेमेंट साइड पर कैश का कितना डिफरेंस आता है, 1200, यहाँ पे लिखता हूँ 1200। जैसे लिखूंगा 1200 देखिएगा दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगे कैश की, ठीक। इसी तरीके से बैंक में डिफरेंस आ रहा था 6000 का, जैसे लिखता हूँ 6000, बैंक की भी दोनों साइड्स बराबर, यानी कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो डैश है ना इसका मतलब है कोई डिफरेंस है या नहीं, तो कोई डिफरेंस नहीं है। बराबर करने के लिए जो अमाउंट लिखा उसे हमने कहा बैलेंस CD, यानी कि इस वक्त मंथ के लास्ट पर मेरे ऑफिस में रखे हुए 12,000 और बैंक में रखे हुए 6,000। तो मंथ की लास्ट डेट डालेंगे यानी जून 30, बैलेंस CD कह देंगे, और इसी बैलेंस को नेक्स्ट पीरियड में आप ट्रांसफ़र कर देंगे। जून के बाद आ जाएगा जुलाई 1, अपोजिट साइड पर लिखेंगे, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पर, जुलाई 1, ठीक। और अगले पीरियड में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो नाम देते हैं हम इसे बैलेंस PD। सेम अमाउंट ऑफिस में रहेगा 1200 और बैंक में रहेगा $6,000, ठीक है। ओके भाई, तो ये हमने आज बात की है टू कॉलम कैश बुक की। अच्छा, टू कॉलम कैश बुक में आज जो हमने कॉलम्स बनाए हैं सवाल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, वो दो कॉलम्स थे, कैश और बैंक। मुमकिन है कि टू कॉलम्स में कोई और भी दो कॉलम्स हो सकते हैं, लाइक के बैंक और डिस्काउंट हो सकता है, या फिर कैश और डिस्काउंट का कॉलम हो सकता है। तो कोई से भी दो कॉलम्स अगर इन तीन में से बना लिए जाएं, कोई से भी दो कॉलम्स, तो उसे हम कहते हैं टू कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक। सही है। तीन कॉलम्स कौन कौन से हैं, डिस्काउंट का, कैश का और बैंक का। अब अगर इनमें से कोई सा भी एक कॉलम बना लिया जाए, कोई सा भी एक, डिस्काउंट का तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ डिस्काउंट का पॉसिबल नहीं है, एक्चुअली तो हमारा पर्पस कैश बुक है। तो अगर इन तीन में से कैश या बैंक का सिर्फ एक कॉलम बना लिया जाए तो वो सिंगल कॉलम कैश बुक कहलाएगी। अगर इन तीन में से कोई से भी दो कॉलम्स बना लिए जाए, कोई से भी दो कॉलम्स, तो उसे हम कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक। और अगर तीनों बना लिए जाएँ तो फिर उसे कहते हैं थ्री कॉलम कैश बुक। अच्छा, अब एक और ज़रूरी बात यहाँ पर समझ लीजिएगा, अभी से समझ लीजिएगा। यहाँ जितने वर्ड्स यूज़ हुए हैं, जितने वर्ड्स यानी जितने अकाउंट यहाँ पर यूज़ हुए, जैसे कैपिटल है, ट्रेड रिसेबल है, एस हसन, फिर बैंक तो छोड़ दीजिए, सेल्स है, जी वाइट है, और कैश भी छोड़ दीजिए, फिर परचेज़ है, इक्विपमेंट है, ट्रेड पेबल है, मशीनरी है, सैलरीज है और स्टेशनरी है। कैश और बैंक को छोड़कर बाकी जितने भी वर्ड्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, इन सब के वो अलग से लेजर अकाउंट्स मांग सकते हैं। आपका एग्जामिनर अलग से लेजर अकाउंट मांग सकता है और लेजर अकाउंट आपको बनाने आते हैं। फ़िलहाल अभी हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो जैसे ही सवाल में आएंगे, यानी पास पेपर्स की तरफ जब हम चलेंगे तो हम उन्हें वहाँ पर डिस्कस ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम कैश बुक पे फोकस करें कि कैश बुक कैसे बनाई जाती है। फ़िलहाल अभी हमने डबल कॉलम कैश बुक पढ़ी, इससे पिछली क्लास में हमने सिंगल कॉलम पढ़ी थी, आज हम डबल कॉलम पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में भी हम एक पास पेपर का ही सवाल डिस्कस करेंगे जिसमें हम डबल कॉलम कैश बुक को ही डिस्कस करेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम चले आएंगे अपने थ्री कॉलम कैश बुक की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो डबल कॉलम कैश बुक है इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना रखेंगे और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।